नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। पिछले हफ्ते की 3 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। आइए सबसे पहले तीनों खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज सबसे पहले जानेंगे कि ट्यूनीशिया किन कारणों से राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। फिर जानेंगे कि कैसे कई अफ्रीकी देशों में अल शबाब अपनी दहशत फैलाने में कामयाब रहा है। और आखिर में ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात ट्यूनीशिया में राजनीतिक संकट की करते हैं। सड़क किनारे ठेले पर फल बेचने वाला एक फल विक्रेता था। उसका नाम था मोहम्मद बुअजीजी। वहां के स्थानीय पुलिस उसे हमेशा तंग करती थी। कभी पुलिस उसका माल जब्त कर लेती थी तो कभी उसके दुकान लगाने के पैसे मांगती थी। ऐसे में न तो वो अपना रोजगार चला पा रहा था और न ही अपने परिवार की भूख मिटा पा रहा था। एक दिन भ्रष्टाचार और प्रशासन द्वारा उत्पीड़न के चलते उसने गवर्नर हाउस के सामने खुद को आग लगा ली। करीब 2 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। फिर क्या था, उसकी मौत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए और पूरा देश विरोध प्रदर्शन की आगोश में आ गया। हम बात कर रहे हैं उत्तरी अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया की, जहां की आवाम ने 2011 में इतिहास रच दिया। यह विरोध प्रदर्शन पूरे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में आग की तरह फैल गया। एक सब्जी वाले के बदन पर लगी आग ने कई तानाशाहों के महल खाक कर दिए और यह क्रांति अरब स्प्रिंग कहलाई। इस क्रांति के जरिए अरब देशों की सूरत और सीरत दोनों ही बदल गई। इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। ट्यूनीशिया से शुरू हुआ प्रदर्शन मिस्र, बहरीन, सीरिया, लीबिया, ओमान और दूसरे अरब देशों तक पहुंच गया था। खुद को मुस्लिम दुनिया का लीडर मानने वाले सऊदी अरब को भी बगावत का डर सताने लगा। दशकों से सत्ता पर काबिज तानाशाहों के खिलाफ लोग सड़कों पर थे। मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर स्क्वायर में 10 लाख से ज्यादा नागरिकों ने कब्जा जमा लिया। मिस्र के राष्ट्रपति रहे होस्नी मुबारक को 30 साल के लंबे शासन के बाद गद्दी छोड़नी पड़ी। क्रांति का आगाज करने वाला ट्यूनीशिया भी जल रहा था। अल्जीरिया और लीबिया के बीच में बसा ट्यूनीशिया क्रांति और आंदोलनों के इतिहास में एक नई इबारत लिख रहा था। लंबे वक्त से ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति रहे जिने अल आबिदीन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस इस्तीफे के साथ ही आबिदीन के 23 साल की हुकूमत का खात्मा हो गया। इसके बाद ट्यूनीशिया में एक केयरटेकर सरकार बनी। तब के प्रधानमंत्री मोहम्मद घनौची एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करने लगे। पुराने सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। सभी क्षत्रिय गवर्नर को पद से बर्खास्त कर दिया गया। घनौची ने एक नए मंत्रिमंडल का गठन किया। इस कैबिनेट में घनौची ने 3 ऐसे लोगों को भी रखा जो आबिदीन की पार्टी से ताल्लुक रखते थे। लोगों ने इसका विरोध किया। आंदोलन और तेज होने लगा। मांग हुई कि नई सरकार में पुराने सरकार का एक भी व्यक्ति न रखा जाए। ऐसे में घनौची समेत सभी पुराने लोगों को सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। बेहद लंबे राजनीतिक उठापटक के बाद अक्टूबर 2011 में आम चुनाव हुआ। 1956 में आजादी मिलने के बाद ट्यूनीशिया में यह पहला चुनाव था जो हर तरह की धांधली से मुक्त था। हालांकि ट्यूनीशिया वासियों को अभी भी नए संविधान का इंतजार था। 2014 वह साल था जब नए संविधान को अपनाया गया और इसी साल ट्यूनीशिया लोकतांत्रिक रूप से पहले संसदीय चुनाव का गवाह बना। इस चुनाव में नेदा ट्यून सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अब आप पूछेंगे कि आज हम ट्यूनीशिया का जिक्र कर क्यों रहे हैं और इसके बारे में आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। दरअसल अरब क्रांति के बाद पहली बार लोकतंत्र का स्वाद चखने वाले ट्यूनीशिया में फिर से राजनीतिक संकट शुरू हो गया है। राष्ट्रपति कैस सईद ने प्रधानमंत्री हिचम मेचची को बर्खास्त कर दिया है। बात सिर्फ बर्खास्तगी की ही नहीं है, दरअसल राष्ट्रपति ने संसद को भी भंग कर दिया है। राष्ट्रपति की इस कोशिश को सरकार के तख्ता पलट की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हिचम मेचची ने महज 10 महीने पहले ही प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। इस घटना से पहले ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में लोग सड़कों पर उतरकर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लोग कोरोना महामारी से निपटने में सरकार की नाकामी को लेकर बेहद गुस्से में हैं। सरकार पर आरोप है कि वो कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रही, जिसके चलते ट्यूनीशिया पर गंभीर आर्थिक दबाव पड़ रहा है।
ऐसे में सवाल है कि जिस सिस्टम को बदलने के लिए 2011 में लोगों ने कुर्बानी दी और जिस क्रांति ने दुनिया भर में शोहरत पाई, क्या उसके मकसदों को हासिल नहीं किया जा सका? क्या यह माना जाए कि अरब स्प्रिंग आमूल चूल परिवर्तन लाने में नाकाम रहा? सच कहा जाए तो शासन प्रणाली में ट्यूनीशिया ने अरब मुल्कों को भले ही राहें दिखाई हो, लेकिन उसके मकसदों को हासिल करने में ट्यूनीशिया खुद पूरी तरह नाकाम रहा है। दरअसल अरब स्प्रिंग का मकसद देश को खुशहाल बनाना था, लेकिन पिछले एक दशक में यह मुल्क कई उथल पुथल का शिकार हुआ है। राजनीतिक और लोकतांत्रिक बदलावों से शुरुआत में ट्यूनीशिया को जो कुछ भी हासिल हुआ, उसमें बाद में पैदा होने वाली आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का अंदाजा किसी को भी नहीं था। लोग गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए देश में क्रांति हुई, उस पर अब तक लगाम नहीं लग सकी है। इन सब की वजह है कि ट्यूनीशिया पिछले एक दशक में राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा है। गुजरे 10 सालों में ट्यूनीशिया में 8 से 9 सरकारें आई हैं। नतीजतन आबिदीन के जाने के बाद जो अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई थी, उससे यह मुल्क अब तक उबर नहीं पाया है। दूसरी वजह है कि पर्यटन इस देश की जान है, लेकिन इस्लामिक स्टेट के लगातार हमले होने से पर्यटन बुरी तरह तबाह हो गया है। यही कारण है कि प्रदर्शनकारी बार बार राजधानी की गलियों और सड़कों का रुख करते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह देश एक और अरब क्रांति का गवाह बनने वाला है। चलिए दूसरी खबर का रुख करें। कल्पना कीजिए कि आपके आसपास एक ऐसी शासन प्रणाली काम करने लगे जिसमें लोगों के हाथ काट दिए जाएं और महिलाओं की पत्थर मारकर हत्या कर दी जाए। मतलब पूरी शासन व्यवस्था मारकाट और खून खराबे पर ही आधारित हो, तो कैसा लगेगा आपको? अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में एक ऐसा ही देश है जिसके कुछ इलाकों में लोग ऐसी ही शासन व्यवस्था का सालों से सामना कर रहे हैं। यह अफ्रीकी देश है सोमालिया, और इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार गुट का नाम है अल शबाब। बीते हफ्ते अमेरिकी सेना ने अल शबाब के ठिकानों पर 2 बार हवाई हमले किए। ये हमले सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के उत्तर में स्थित गालमुदुग प्रांत में किए गए। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी सेना ने पहली बार अल शबाब के ठिकानों पर हमले किए हैं। सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक ऐसा देश है जिसकी सीमा उत्तर में अदन की खाड़ी, उत्तर पश्चिम में जिबूती, पश्चिम में इथोपिया, दक्षिण पश्चिम में केनिया और पूर्व में हिंद महासागर से लगी है। यहाँ की आबादी करीब 1.5 करोड़ है। यह सांस्कृतिक रूप से अफ्रीका का सबसे सजातीय देश है, यानी यहाँ की ज्यादातर आबादी एक जैसी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इस देश में जातीय या सांप्रदायिक तनाव नहीं है, तो ये अल शबाब क्या मुसीबत है और देश में गृह युद्ध जैसे हालात क्यों हैं? दरअसल यमन में हूती और नाइजीरिया में बोको हराम की तरह अल शबाब भी एक चरमपंथी गुट है जो सोमालिया के लिए मुसीबत का सबब बना है। अल शबाब अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता है नौजवान। इस समूह का मकसद सोमालिया में शरिया कानून लागू करना है और पूरी लड़ाई की जड़ इसी लक्ष्य में छिपी है। सुन्नी मुस्लिमों में एक समूह है जिसे वहाबी मुस्लिम कहते हैं। ये वो समूह है जो इस्लाम में किसी भी बदलाव का पुरजोर विरोध करता है। यह समूह करीब 1400 साल ये पुरानी यानी पैगंबर मोहम्मद के जमाने की व्यवस्था की वकालत करता है। इस समूह का मानना है कि शरिया कानून में किसी भी तरह का बदलाव इस्लाम के खिलाफ है। अल शबाब ऐसे ही लोगों का एक गुट है। दूसरी ओर यह गुट सोमालिया की सरकार को पश्चिमी देशों की कठपुतली मानता है। लिहाजा अल शबाब 2017 में बनी मोहम्मद अब्दुल्लाही की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। अब आप पूछेंगे कि यह चरमपंथी गुट सोमालिया में उभरा कैसे? यह बात 1990 के दशक की है, जब 1991 में राष्ट्रपति सईद बर्रे की सरकार का पतन हो गया था। तब सोमालिया राजनीतिक रूप से अस्थिर हो गया। यही वह दौर था जब सोमालिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिससे यह देश अब तक नहीं निपट सका है। इसी समय सोमालिया में एक संगठन चरम पर था और उसका नाम था अल इत्तिहाद अल इस्लामिया। यह संगठन शिक्षित सोमाली चरमपंथियों का एक समूह था जिसे पाल पोस कर आतंकी संगठन अल कायदा बड़ा कर रहा था। यह संगठन अभी जवान हो ही रहा था कि इसके पुराने और युवा सदस्यों के बीच दरार पैदा हो गई। इस समूह के पुराने लोग एक राजनीतिक मोर्चा बनाना चाह रहे थे, जबकि युवा सदस्य कट्टरपंथी इस्लामी शासन के तहत ग्रेटर सोमालिया की स्थापना की मांग कर रहे थे।
आखिरकार अल इत्तिहाद अल इस्लामिया में टूट हो गई और उसके कट्टरपंथी नेता इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन के साथ मिल गए, जो शरिया अदालत की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध थे। इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन एक राजनीतिक संगठन था। 1994 में वजूद में आने वाले इस संगठन का 2006 में विघटन हो गया और इसी साल इस्लामिक कोर्ट्स यूनियन की कट्टरपंथी युवा शाखा के रूप में अल शबाब का जन्म हुआ। युवाओं द्वारा इस संगठन की नींव डालने के चलते ही इस गुट का नाम अल शबाब पड़ा। अल शबाब अब तक हजारों लोगों की जान ले चुका है, लेकिन इसे दुनिया ने तब जाना जब इस चरमपंथी संगठन ने 2006 में बंदूक के बल पर सोमालिया की राजधानी मोगादिशु पर कब्जा कर लिया। लेकिन 2011 में राजधानी छोड़नी पड़ी जब सेना ने इस समूह को पूरी तरह खदेड़ डाला। सोमालिया के शहरों और कस्बों को अल शबाब ने भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में यह आज भी डटा है। सोमालिया के दक्षिण में अल शबाब की भरपूर मौजूदगी है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अल शबाब पर बैन लगा चुके हैं। यह खतरनाक संगठन अब सोमालिया के अलावा इसके आसपास के देशों में भी अपने पैर पसार रहा है। इथोपिया, केन्या और यमन में भी यह गुट दहशत फैला रहा है। आप इसे एक बहुराष्ट्रीय संगठन कह सकते हैं। इसके सरगना का नाम अहमद उमर है, जिसे अबू उबैदा के नाम से भी जाना जाता है। 2014 से इस गुट का कमान उमर के हाथों में है। उमर ने अहमद अब्दी गोदाने की जगह ली है, जो अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। सवाल है कि इस संगठन का मददगार कौन है? आसपास के देशों में मौजूद आतंकी संगठन अल शबाब की मदद करते हैं। अल शबाब का ताल्लुक नाइजीरिया के बोको हराम, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों से है। इसके अलावा एक देश भी है जो इस गुट का सहयोगी है। यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ही एक देश, इरिट्रिया। इरिट्रिया अल शबाब को पैसे और हथियार से मदद करता है। दरअसल इरिट्रिया इथोपिया से अलग होकर बना एक देश है। लंबे गृह युद्ध के बाद 1991 में यह इथोपिया से अलग हुआ था, लेकिन इन दोनों देशों की दुश्मनी अब तक खत्म नहीं हुई है। लिहाजा इरिट्रिया इथोपिया के प्रभाव को रोकने के लिए अल शबाब की मदद करता है। उधर सोमालिया की संघीय सरकार इथोपियाई सेना की मदद से भी अल शबाब के लड़ाकों से लड़ती है। इस वजह से भी अल शबाब इथोपिया का दुश्मन बना हुआ है। अल शबाब के एक्टिव होने से वहां क्षेत्रीय प्रभाव भी पड़ रहा है। इससे परेशान होकर आसपास के देश एकजुट हो गए हैं। 2007 में ही एमिसोम यानी अफ्रीकन यूनियन मिशन टू सोमालिया की स्थापना की गई। यह एक सक्रिय क्षेत्रीय शांति मिशन है जिसकी अगुवाई अफ्रीकी संघ करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की देखरेख में इस मिशन की स्थापना की गई। इसमें कुल 20,000 सैनिक शामिल हैं। युगांडा, बुरुंडी, इथोपिया, केन्या और जिबूती जैसे देशों की मदद से इस मिशन का संचालन हो रहा है। अमेरिकी सेना हवाई हमलों के जरिए इस मिशन को सहयोग दे रही है। अमेरिका न केवल अपनी आर्मी से सहयोग दे रहा है, बल्कि अफ्रीकी यूनियन मिशन को वित्तीय सहायता भी दे रहा है। इस मिशन ने अफ्रीकी देशों और बड़ी विदेशी शक्तियों मसलन संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, तुर्की, यूएई और कतर को पूर्वी अफ्रीका में अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट किया है। सोमालिया की अस्थिरता इसकी भौगोलिक उपस्थिति के चलते भी चिंता का विषय है। मोटे तौर पर देखा जाए तो सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और केन्या मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भौगोलिक सामरिक क्षेत्र का गठन करते हैं। असल में अरेबिया और अफ्रीका के बीच स्थित बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। स्वेज नहर को लाल सागर के जरिए भूमध्य सागर और हिंद महासागर से जोड़ने के कारण यह क्षेत्र एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग रहा है। यही कारण है कि सोमालिया का यह संघर्ष कई तरह से वैश्विक बिरादरी के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। चलिए अब बात करते हैं उन खेलों की जिनका इंतजार हम 4 सालों तक बड़ी ही बेसब्री के साथ करते हैं। अगर आपके जहन में क्रिकेट या फिर फुटबॉल की तस्वीर बन रही होगी तो इसे कुछ समय के लिए अलग रख दीजिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खेलों के महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक्स की। इस बार के ओलंपिक खेल दरअसल 2 वजहों से खास हैं। जिन खेलों का पिछले साल आयोजित होना था उन्हें शुरू होने में पूरा 1 साल लग गया। यही नहीं, इस साल भी बड़ी ही ऊहापोह की स्थिति बनी रही कि ये खेल आयोजित हो भी पाएंगे
या फिर नहीं। आखिरकार जापान की सरकार और आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने दुनिया के इस सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को आयोजित करने का मन बना लिया। टोक्यो ओलंपिक खेलों का शंखनाद बीते 23 जुलाई को हुआ, लेकिन हर बार की तरह इस बार बड़ी दर्शक दीर्घा नहीं दिख रही है। उतना उल्लास या रोमांच भी नहीं है जो हर बार होता है। वजह है कोरोना, जिसके चलते बस जापान के लोगों को ही यहां इजाजत मिली है। इस बार के ओलंपिक खेल भारत के लिए भी बेहद खास हैं। दरअसल टोक्यो ओलंपिक्स के शुरू होते ही इन खेलों में भारत का सफर भी पूरे 100 सालों का हो गया है। इस पूरे सेक्शन में हम आपको मेडल टैली के बारे में ज्यादा नहीं बताने जा रहे, बल्कि बताएंगे ओलंपिक इतिहास के बारे में। शुरू से अब तक में क्या कुछ बदला है, इन खेलों से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जो शायद आपने सुनी या देखी तो हो, लेकिन शायद जानते नहीं कि आखिर क्यों ऐसा होता है, और जानेंगे कि कैसा रहा है ओलंपिक में भारत का अभी तक का सफर। तो आइए ले चलते हैं आपको इस खेल महाकुंभ के इतिहास में। आपको जानकर हैरत हो सकता है कि दुनिया के इन सबसे बड़े खेलों की शुरुआत आज से लगभग 3000 साल पहले उस जगह से हुई जो इतिहास में अपनी सभ्यता और कला संस्कृति के लिए जानी जाती थी। हम बात कर रहे हैं यूनान की। इस बारे में अभी तक कोई नहीं जान पाया है कि वास्तव में प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए, लेकिन इससे जुड़े पहले लिखित अभिलेख बताते हैं कि इनकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई। लेकिन इन खेलों की पृष्ठभूमि में कुछ पौराणिक कथाएं भी छिपी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि इन खेलों की शुरुआत एक त्योहार के तौर पर हुई थी, जिसमें देवता ज्यूस को सम्मान दिया जाता था। इसके पीछे यूनानी साम्राज्य में गद्दी हथियाने के लिए उनकी आपसी लड़ाइयों का रहस्य दबा हुआ है। ज्यूस को यूनानी पौराणिक कथाओं में आकाश का देवता, मानवता का देवता और देवताओं का देवता माना जाता है। लेकिन क्या हमारे दिमाग में एक सवाल हमेशा नहीं कौंधता कि आखिर इन खेलों का नाम ओलंपिक्स क्यों पड़ा? दरअसल ज्यूस के सम्मान में हर 4 साल में जो खेल होते थे उनके लिए एक पवित्र जगह तय थी और इसका नाम था ओलंपिया। लिहाजा इस जगह के नाम पर ही इन खेलों का नाम पड़ गया ओलंपिक्स। अगर प्राचीन ओलंपिक से जुड़े कुछ चित्रों को देखें तो हम पाते हैं कि उस समय खिलाड़ी नग्नावस्था में ही रहते थे। इसके जरिए एथलीट शरीर और मस्तिष्क के बीच सौहार्दता और समानता को दिखाना चाहते थे। उस समय महिलाओं को खेल में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। हाँ, वे दर्शक जरूर बन सकती थीं, लेकिन केवल वही महिलाएं जो शादीशुदा नहीं थीं। 18वीं शताब्दी तक ग्रीक लोग ये जरूर मानते रहे कि इस तरह के खेल होते थे, लेकिन ओलंपिया के साक्ष्य बिल्कुल मिट चुके थे। इसके बाद 1776 में एक अंग्रेज यात्री रिचर्ड चांडलर ने फिर से उस पुरातत्व स्थल को खोज निकाला। यहां तक तो बात रही प्राचीन ओलंपिक खेलों की, लेकिन असल और आधुनिक ओलंपिक जिसे आज मान्यता है, जिसके लिए एक खास संस्था काम करती है, जिसमें दुनिया भर के देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और जिसकी पूरी 4 साल की यात्रा का प्रतीक एक मशाल है, उसकी शुरुआत हुई थी साल 1896 में। जगह भी फिर यूनान की ही थी, एथेंस, जहां पहले पैनहेलिक गेम्स होते थे। पहले ओलंपिक खेलों में महज 12 देशों के 280 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। समय बदल चुका था, लेकिन महिला खिलाड़ी अभी भी नदारद थी। हालांकि ज्यादा समय नहीं लगा और महज 4 साल बाद यानी 1900 के पेरिस ओलंपिक में महिला खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई। लेकिन करीब 1000 एथलीट्स में से महज 22 महिलाएं ही थीं। यह बताता है कि दुनिया का इतना बड़ा इवेंट भी खुद को लैंगिक असमानता से बचा न सका। इसे देखते हुए ही आईओसी ने अपने चार्टर में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने की बात कही है। इसी बात का परिणाम रहा कि महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी और 116 साल बाद जाकर 2016 के रियो ओलंपिक्स में कुल एथलीट्स में 45% महिलाएं एथलीट्स थीं। बात अगर खेलों की करें तो पहले जिम्नास्टिक्स, तैराकी, कुश्ती, साइकिलिंग, टेनिस जैसे खेलों को ही इसमें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती गई। हालांकि हर बार कोई ना कोई गेम ओलंपिक्स से हटा या फिर जोड़ दिया जाता है। 1896 से शुरू होने के बाद से ये खेल लगातार होते रहे, लेकिन 1916 में ऐसा ना हो सका। वजह बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी तरह दूसरे वर्ल्ड वॉर के चलते 1940 और 1944 में ये खेल नहीं हो सके।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विंटर ओलंपिक्स की बात भी कर लेते हैं। साल 1920 तक समर ओलंपिक्स होते रहे, लेकिन 1924 के आते आते विंटर ओलंपिक्स की भी शुरुआत हो चुकी थी। दोनों गेम्स एक ही साल में अलग अलग जगहों पर होते थे। 1992 तक यह सिलसिला चला, लेकिन फिर 1994 से विंटर ओलंपिक्स का अलग से आयोजन करने का मन बनाया गया। तब से इन दोनों गेम्स का आयोजन 2 साल के अंतर पर बारी बारी हो रहा है। विंटर ओलंपिक्स में समर ओलंपिक्स से अलग बर्फ पर खेले जाने वाले कुछ गेम्स होते हैं, जैसे आइस हॉकी, बॉब स्लेडिंग और बायथलॉन। चलिए अब ओलंपिक्स से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों से भी आपको रूबरू कराते हैं। क्या आपने कभी इस तरफ ध्यान दिया है कि ओलंपिक्स झंडे में जो रिंग्स हैं उन्हें ऐसा ही क्यों बनाया गया है? ओलंपिक के झंडे पर नजर डालिए तो इसमें आपको 5 रिंग्स दिखेंगे और ये आपस में इंटरलेस्ड हैं। सभी का रंग अलग अलग है, इनका अपना एक पैटर्न है। ऊपर में बाईं तरफ से नीली, काली और फिर लाल रिंग, इसके बाद नीचे पहले पीली और फिर हरी रिंग। इन रिंग्स का जो बैकग्राउंड है वो सफेद कलर का है। इस झंडे को सबसे पहले 1913 में सामने रखा गया था, लेकिन 1920 के एंटवर्प ओलंपिक्स में इन्हें पहली बार आयोजन का हिस्सा बनाया गया। आपने ओलंपिक खेलों में मशाल तो देखी ही होगी। इस मशाल के मायने आखिर क्या हैं? हर बार जब भी ये खेल होते हैं तो इनकी शुरुआत मशाल को जलाने के साथ ही होती है, और यह मशाल वहीं से शुरू होती है जिसका जिक्र हम पहले से कर रहे हैं, मतलब ओलंपिया से। ओलंपिया से इस मशाल को शुरू करने से यह संदेश दिया जाता है कि आधुनिक ओलंपिक का बीज कहीं न कहीं प्राचीन ओलंपिक ही है। ओलंपिया से चलकर यह मशाल लगभग पूरी दुनिया में होती हुई आखिर में मेजबान देश तक पहुंचती है और फिर इन खेलों का श्री गणेश होता है। इन सभी बातों के बाद अब आते हैं भारत पर। कैसा रहा भारत का अब तक का ओलंपिक सफर? इतना बड़ा देश, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, तकनीकी में बढ़ते हुए कदम, प्रतिभाओं का भंडार और पूंजी के मामले में भी हम पीछे नहीं हैं। इन सब के बावजूद भारत का ओलंपिक प्रदर्शन उसके ओहदे से कम नजर आता है। वर्तमान ओलंपिक को छोड़ दें तो अभी तक हमने सिर्फ 28 ही पदक अपने नाम किए हैं, जबकि यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स ने अकेले ही 28 पदक अपनी झोली में डाल लिए हैं। आइए जानते हैं भारत की इस ओलंपिक यात्रा के बारे में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार साल 1900 में शिरकत की। तब भारत की तरफ से महज एक एथलीट शामिल हुए थे जिनका नाम था नॉर्मन प्रित्चार्ड। उन्होंने भारत के लिए बाधा दौड़ में 2 पदक जीते। ये न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया से 1900 के पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले एथलीट थे। लेकिन असल शुरुआत हमने 1920 के ओलंपिक खेलों से की। इस बार हमने पहली बार एक टीम के तौर पर हिस्सा लिया। यहां से अगर गिनती शुरू करें तो टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने के साथ ही हमें भी इन खेलों का गवाह बनने के पूरे 100 साल हो गए हैं। भले ही हमने ओलंपिक में अपना पदार्पण कर दिया था, लेकिन पदक तालिका से हम गायब थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने धड़ाधड़ 3 स्वर्ण पदक जीतकर अपना लोहा मनवा दिया। आप जानकर हैरान होंगे कि 1932 के खेलों में हमने दुनिया के सबसे पूंजीपति देश अमेरिका को 24-1 के बड़े अंतराल से मात दी थी। यह वही समय था जब भारतीय हॉकी टीम मेजर ध्यानचंद की अगुवाई में अपने पूरे चरम पर थी। यह सफर यहीं नहीं रुका था। आजादी के बाद हॉकी टीम ने कुल 8 पदक जीते, जिनमें 5 तो गोल्ड थे। यह तो बात रही टीम इवेंट की। अब बारी थी व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल जीतने की। रही सही यह कसर भी 1952 में पूरी हुई, जब खशाबा दादा साहेब जाधव ने हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक अपने नाम किया। इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं हम महिलाओं को लेकर पिछड़ रहे थे। 20वीं शताब्दी का आखिरी साल चल रहा था। मौका था सिडनी ओलंपिक। वेट लिफ्टिंग इवेंट और नाम कर्णम मल्लेश्वरी। कुल 240 किलोग्राम का वजन उठाते ही वे भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई थीं। उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था। ये यादें तब और ताज़ा हो गईं जब टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में ही सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। और भी महिला खिलाड़ी जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, उनमें कुछ चुनिंदा हैं साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, पीवी संधू,
MC मैरी कॉम। 23 जुलाई को इन खेलों का फिर से आगाज हो चुका है। वहीं मीराबाई चानू ने हिंदुस्तान के लिए पदक जीतने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। आज हर भारतीय को उम्मीद है कि 8 अगस्त को खत्म होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भारत ज्यादा से ज्यादा पदक जीते। तो फिलहाल दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।